welcome back to our YouTube channel. I hope everyone is doing well. I am Survi, your design buddy and a proud Nifty alumni. और आज का हमारा topic Principle of Design is a continuation of my last video, which was on elements of design. So मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज करके हम कोई भी आर्ट वर्क या कोई भी डिजाइन को रेडी करते हैं। ये उन लोगों के काम में आता है जो किसी तरह का आर्ट वर्क बनाते हैं, जैसे कि वो आर्टिस्ट हो सकते हैं या किसी भी तरह के डिजाइनर हो सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर हो सकते हैं, लोगो डिजाइनर हो सकते हैं, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, किसी भी तरह के डिजाइनर हो सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने एलिमेंट्स देखे थे। अब आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल देखेंगे। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? वो गाइडलाइंस होती हैं, वो रूल्स होते हैं उन एलिमेंट्स को यूज करने के। तो इन एलिमेंट्स का अगर हमें यूज करना है तो हमें प्रिंसिपल के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल वो रूल्स होते हैं जिनका यूज हम करते हैं एक आर्ट वर्क बनाने में। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है बैलेंस। बैलेंस क्या होता है? किसी भी जो आर्ट वर्क है, अगर कोई लोगो है या फिर कोई ब्रोशर हम देख रहे हैं या किसी का आर्ट पीस देख रहे हैं, तो जो भी उसमें एलिमेंट्स होते हैं वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो डॉट हो सकता है, लाइन हो सकता है, कलर हो सकता है। इन सब के पास अपने अपने विजुअल वेट होते हैं। ठीक है, विजुअल वेट होते हैं। तो जो जितना बड़ा होता है उसका विजुअल वेट उतना ज्यादा होता है, जो एलिमेंट जितना छोटा होता है उसका विजुअल वेट उतना ही कम होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी आर्ट वर्क में हमने एक जगह विजुअल वेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो वो जो पूरा आर्ट वर्क है वो बहुत गिरा हुआ नजर आएगा, एक साइड झुका हुआ नजर आएगा, जिसके कारण वो उतना प्लीजिंग नहीं लगेगा देखने वाले को मतलब व्यूअर को, जो भी उस आर्ट वर्क को देख रहा है। इसीलिए ताकि अगर वो गिरा हुआ ना लगे, एक साइड झुका हुआ आर्ट वर्क ना लगे, इसलिए हम बैलेंस बना के रखते हैं। अपना जो विजुअल वेट है उसको इक्वली डिवाइड करके रखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सबसे पहले दो तरह के हमारे पास बैलेंस होते हैं, एक सिमेट्रिकल बैलेंस होता है और एक एसिमेट्रिकल बैलेंस होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल में एक ब्रोशर डिजाइन का एक एग्जाम्पल है, जिसको अगर मैं बीच से काट दूं या इधर से भी काट दूं तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वली दिखेगा। मतलब जो साइड राइट साइड वाला हिस्सा है वो लेफ्ट साइड का इक्वल है, टॉप बॉटम से इक्वल है, बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, तो सारे जो विजुअल एलिमेंट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे आर्ट वर्क में, पूरे ब्रोशर में, या पूरा जो पोस्टर बोल दो इसे, तो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए हमने इसको नाम दिया है सिमेट्रिकल बैलेंस। बट जो दूसरा एग्जाम्पल है विच इज एसिमेट्रिकल बैलेंस, इसमें आप देखेंगे तो ये एक साइड कुछ अलग एलिमेंट है, दूसरे साइड कुछ अलग एलिमेंट है। ठीक है, फिर हर साइड अलग अलग एलिमेंट है। तो बट फिर भी एक तरह का बैलेंस हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें बैलेंस क्यों नजर आ रहा है? इधर हमने कुछ आइकन्स, कुछ इमेज डाली है, पर उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने एक बोल्ड टाइपोग्राफी का यूज किया है, तो ये डायगोनली बैलेंस हो रहा है। और यहाँ पे हमने कुछ नेगेटिव स्पेसिंग खाली जगह रखी है और उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे नीचे खाली जगह रखी, तो ये डायगोनली बैलेंस कर दे रहा है उसे। तो ये चारों तरफ इसका जो विजुअल वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑल दो एलिमेंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, फिर भी ये तरह का बैलेंस फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल बैलेंस। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं, विच इज अ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट आपने देखा होगा, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग differences in visuals element to make certain parts of a composition stand out। जब भी हमें अपने आर्ट वर्क में या डिजाइन में किसी चीज को, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टैंड आउट कराना रहता है तो हम कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं। कंट्रास्ट मतलब डिफरेंशिएशन क्रिएट करना एक तरह की। अब वो डिफरेंशिएशन हम अलग अलग तरह से क्रिएट कर सकते हैं। हम कलर कंट्रास्ट का यूज कर सकते हैं, शेप कंट्रास्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग तरह के हम कंट्रास्ट के, साइज कंट्रास्ट हम कर सकते हैं जिसमें बाकी सारे एलिमेंट्स जो छोटे हो पर जिस मेन जो आपका एलिमेंट जिसको आपको हाईलाइट करना है वो बड़ा हो। शेप कंट्रास्ट सारे अलग अलग एलिमेंट्स जो सर्कल्स में हो पर जो मेन आपको हाईलाइट करना है वो रेक्टेंगल में हो। कलर कंट्रास्ट सारे जो एलिमेंट्स हैं
वो ग्रीन कलर की हो, पर जिसको आपको हाईलाइट करना है वो रेड कलर का। तो ये ऐसे हम कंट्रास्ट दिखा सकते हैं, डिफरेंशिएशन दिखा सकते हैं ऐसे एलिमेंट का जिसको हमें अपने आर्टवर्क में, अपने डिजाइन में स्टैंड आउट कराना है। अब कॉन्ट्रास्ट सिर्फ एक रीजन के कारण हम नहीं करते, हम सिर्फ अगर किसी चीज को हाईलाइट करना है तभी हम कॉन्ट्रास्ट नहीं करते। हम अगर हमें किसी चीज को अलग दिखाना है, या हमें एक मोनोटनी हो गई, बहुत ज्यादा मोनोटनस लग रहा है हमें देख के, उस मोनोटनी को हमें ब्रेक करना है, तो भी हम कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा पूरा आउटफिट है वो किसी अलग कलर का है, बट ज्वेलरी जो है वो कुछ अलग कलर की है। इसमें हम उसको एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, वी जस्ट वांट टू ब्रेक द मोनोटनी। ठीक है, कभी कभी पूरा ड्रेस एक कलर का है, उसमें बेल्ट कुछ अलग कलर का दे दिया, वी जस्ट वांट टू ब्रेक द मोनोटनी, वी डोंट वांट टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर एरिया, वी जस्ट ब्रेकिंग द मोनोटनी सो दैट द ड्रेस डजंट लुक बोरिंग। ओके, चलो दो एग्जाम्पल है। एक तो ये इंटीरियर डिजाइन का एलिमेंट है जिसमें पूरा जो घर है, पूरे जो उसके फर्नीचर है वो बहुत ही नॉर्मल, बहुत सटल कलर्स के हैं, बहुत न्यूट्रल कलर्स हैं। बट यहाँ पे जो ये सोफा है ये बिल्कुल एक ब्राइट कलर का है, बहुत हाईलाइट हो रहा है। इससे क्या है यहाँ पे हो रहा है, जो ये हाईलाइट हम नहीं करना चाह रहे, हम नहीं चाहते कि इसमें कोई खास ध्यान जाए, इसमें बस ये मोनोटनी को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, पूरा घर जो है बहुत मोनोटोनस लग रहा है। एक यहाँ पे ब्लू कलर का सोफा रख देने से क्या हो रहा है, थोड़ा एक फन एलिमेंट आ रहा है, एक क्वर्की एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये मोनोटनी को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, ये एक पोस्टर डिजाइन का एग्जांपल है जिसमें हमने कई अलग अलग तरह के के कॉन्ट्रास्ट, हमने कलर कॉन्ट्रास्ट का यूज किया ब्लैक और रेड से, हमने शेप कॉन्ट्रास्ट का यूज किया जहाँ पे ये पूरा सर्कल है और जो टाइपोग्राफी है वो पूरी स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है। तो कलर कंट्रास्ट हो गया, शेप कंट्रास्ट हो गया, टाइपोग्राफी में कंट्रास्ट है, जो हम हाईलाइट करना है जिस चीज को, जो हमारे मेन एलिमेंट है इस पूरे ब्रोशर में या फिर इसमें पोस्टर में, उसको हमने थोड़ा बड़ा रखा है, बड़ा रखा है ताकि वो हाईलाइट हो सके, उसमें पहली नजर व्यूअर की वहीं जाए। तो हमने साइज कंट्रास्ट रखा है, हमने साइज कंट्रास्ट रखा है, हमने शेप कंट्रास्ट रखा है, हमने कलर कंट्रास्ट रखा है। तो ऐसे हम अलग अलग कलर, अलग अलग कंट्रास्ट क्रिएट करते हैं हम हाईलाइट करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए। अभी हम वी आर टॉकिंग अबाउट एम्फसाइज, और नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो एम्फसाइज ही है। ठीक है, तो क्या होता है एम्फसाइज करना, अगर किसी चीज को हमें हाईलाइट करना है, किसी चीज को स्टैंड आउट कराना है, या किसी आसान भाषा में बोलो तो किसी चीज को हीरो दिखाना है हमें, तो हम एम्फसाइज करते हैं। ठीक है, और क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल का बहुत ओवरलैपिंग भी होता है। जैसे अगर हम कंट्रास्ट क्रिएट करेंगे तो हमारे डिजाइन में ऑलरेडी वहां पे एम्फसाइज क्रिएट हो जाएगा, हमें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एम्फसाइज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर कंट्रास्ट क्रिएट हम कर रहे हैं, कंट्रास्ट प्रिंसिपल का यूज हम कर रहे हैं, तो वी आर ऑलरेडी एम्फसाइजिंग इट, वी आर हाईलाइटिंग इट। ठीक है, तो ये हैंड इन हैंड जाता है। ठीक है, जैसे कि ये पूरा आर्किटेक्चरल का एक एग्जांपल है, पूरी बिल्डिंग एक एक पर्टिकुलर शेप में है, पर ये जो एक एलिमेंट है ये बड़ा एम्फोसाइज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, शेप कॉन्ट्रास्ट हो रहा है इसमें। ठीक है, वहीं यहाँ सारे फ्रूट्स एक शेप के, एक कलर के हैं, पर ये एक इकलौता फ्रूट है, वो हाईलाइट हो रहा है बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रास्ट। नेक्स्ट इज मूवमेंट। मूवमेंट किसी भी डिजाइन में एक मोशन का इल्यूजन देता है। ठीक है, प्रोग्रेशन का, आगे बढ़ने का, जिससे हमारी आई को डायरेक्शन मिलता है कि उसको कहाँ कहाँ मूव करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो ये इमेज है, स्टैटिक है, पर इसमें एक मूवमेंट नजर आ रहा है लहरों का। ठीक है, ये इसमें हमें मूवमेंट नजर आ रहा है कि या तो ये डायरेक्शन ऐसे से ऐसे जा रहा है, हमारी आई का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है। तो हमारी आई को जब एक गाइडलाइन मिलती है कि कहाँ से कहाँ जाना है, तो मतलब हम उस आर्टवर्क में मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हम एक गाइडेंस दे रहे हैं अपनी आई को कि इधर से इधर जाना है करके। तो दैट इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज अ मूवमेंट। उसके बाद आता है रिदम। रिदम, हमने ये वर्ड बहुत ज्यादा म्यूजिक में सुना है, म्यूजिक के रेलेवेंस में सुना है, पर यहाँ पे भी वो सेम ही है। म्यूजिक में भी एक पर्टिकुलर बीट जब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है तो एक रिदम कहलाती है। वैसे ही
यहाँ डिजाइनिंग में एक पर्टिकुलर एलिमेंट जब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जब उसका रिपीटेशन होना चालू हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड रिदम। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद नीचे आ रहा है, फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ऊपर, तो ये रिपीटिशन हो रहा है, तो ये रिदमिक दिख रहा है। वैसे ही ये रिपीटिशन हो रहा है, शेप इसमें रिदमिक है, प्रोग्रेसिव रिदम है। ठीक है, यहाँ पे ये फेदर्स जो है, यहाँ पे गेदर्स जो बने इनके ड्रेस में, इसमें भी एक रिदम है क्योंकि रिपीटिशन ऑफ साइज है यहाँ पे, तो ये सब रिदम होता है। उसके बाद है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन हमने सुना है जब भी रिलेटिव साइज की हम बात करते हैं, रिलेटिव स्केलिंग की बात करते हैं, तब प्रपोर्शन की बात करते हैं। अभी बहुत सारे अलग अलग तरीके के इमोशन डिपिक्शन कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो ये दो एग्जाम्पल है जिसमें इसका प्रपोर्शन बहुत बढ़ा के हमने इसको हाईलाइट किया हुआ है। इसमें हमने दिखाया है कि ये एक बंदा है जो उसको पैर से दबा के रखता है, फिर ये दूसरा उसको दबा के रखता है। इसमें एक ऐसा इमोशन डिपिक्ट हो रहा है जैसे इसमें ऐसा लग रहा है कि ज्यादा पावरफुल लोग जो रहते हैं वो ऑप्रेस करके रखते हैं, लोगों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ज्यादा वेल्दी लोग हो सकते हैं, ज्यादा पावरफुल लोग हो सकते हैं, पॉलिटिकल लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑपरेशन शो कर रहा है। तो ऐसे कई इमोशन हम प्रिंसिपल का यूज करके भी डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था प्रपोर्शन। यूनिटी, हार्मनी, दोनों एक ही चीज है ऑलमोस्ट। ठीक है, जब भी कोई एलिमेंट जो हो अपने हमारी डिजाइन में रिपीट हो रहा है, एक रिलेशन शो कर रहा है आपस में। ठीक है, जरूरी नहीं कि सेम होना, पर वो आपस में रिलेटेड है, तो हम उसको हार्मनी या यूनिटी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, जिसमें ये फुटबॉल है और ये ग्लोब है। ये सारे जो एलिमेंट्स है ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, पर आपस में जो इनका टाइप है वो काफी रिलेटेबल है, एक दूसरे से रिलेटेड है। सपोज यहाँ पे ये जो ये एनिमेटेड जो है हमारे फुटबॉल है, यहीं पे अगर ये जो ग्लोब है ये रियलिस्टिक होता तो इनके बीच में यूनिटी नहीं होती, ये डाइवर्स हो जाता। पर अभी क्योंकि सारे जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो रहे हैं, क्योंकि वो एक ही टाइप के हैं, तो इसीलिए इनमें यूनिटी दिख रही है हमें। ठीक है, वेराइटी। अब यूनिटी का जस्ट ऑपोजिट होता है वेराइटी। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम यूनिटी का एक जगह यूज कर रहे हैं तो हम वेराइटी का यूज क्यों कर रहे हैं? तो देखो, अलग अलग इमोशन डिपिक्ट करने के लिए हम अलग अलग प्रिंसिपल का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके हर डिजाइन में, आपके हर आर्ट वर्क में आपके हर प्रिंसिपल सेटिस्फाई हो, हर रूल आपके सेटिस्फाई नहीं होंगे। डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट यू वर्किंग ऑन आपके प्रिंसिपल चेंज होंगे। अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स में अलग 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 प्रिंसिपल आप यूज करेंगे। जैसे अगर आपको ऐसे कोई मिनिमलिस्टिक प्रोडक्ट दिखाना है तो आप यूनिटी का ज्यादा यूज करेंगे। पर आप कोई पेपी प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, आप बहुत क्वर्की प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो उसमें आप वेराइटी का भी यूज कर सकते हैं उसको और इंगेजिंग बनाने के लिए। तो वेराइटी, जब एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेशन शो नहीं करते हैं, बहुत डाइवर्स और डिफरेंट होते हैं, तो उसे हम वेराइटी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इस आर्ट वर्क में देर आर मल्टीपल स्टोरीज गोइंग ऑन, बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज चल रही है एक ही आर्ट वर्क में। ठीक है, सो हम इसको बोलेंगे इसमें वेराइटी है। उससे क्या फायदा है, ये जल्दी बोरिंग नहीं लगता, एक व्यूअर का अटेंशन ग्रैब करके रखते हैं ज्यादा टाइम के लिए। ठीक है, इसलिए हम वेराइटी, प्रिंसिपल ऑफ वेराइटी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पैटर्न। इट्स सिमिलर टू रिदम। इसमें भी जो एलिमेंट है उसका एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीटेशन होता है। ठीक है, और वो रिदमिक होता है। ठीक है, रिदम इज वेरी वेरी सिमिलर टू पैटर्न। ठीक है, एक एलिमेंट है उसका रिपीटेशन रिपीटेशन होते गया होते गया होते गया, तो ये पैटर्न बन गया। ठीक है, रिपीटेशन होते गया तो ये पैटर्न बन गया। ठीक है, अब दो अलग अलग तरीके के पैटर्न होते हैं। एक मैन मेड होता है जो हम बनाते हैं, जिसमें आता है ज्योमेट्रिक पैटर्न, टेक्सटाइल पैटर्न, मोज़ेक पैटर्न। ये एग्जांपल है मोज़ेक पैटर्न का, ये ज्योमेट्रिक पैटर्न का। डिजिटल पैटर्न, आर्किटेक्चरल पैटर्न, आर्टिस्टिक पैटर्न। वहीं दूसरे टाइप का पैटर्न होता है नेचुरल पैटर्न, जो कि मदर अर्थ में नेचुरली पाया जाता है। ठीक है, जो होते हैं फ्रैक्टल्स, रिपल पैटर्न, लीफ वेन्स, एनिमल पैटर्न्स, हनीकॉम्ब पैटर्न्स। ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, इसमें भी कितना सुंदर पैटर्न बना रहता है, जो मदर अर्थ में वैसे ही पाया जाता है, जिसमें हम मैन मेड, मतलब कोई ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, क्रिस्टल एंड सीजनल चेंजेस, ये सारे नेचुरल पैटर्न है। तो यही ये टॉपिक खत्म होता है।
ठीक है। अगर ये वाला वीडियो आप पहले मत देखिए, पहले एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन का देखिए, उसके बाद देखिए कि उनको किस गाइडलाइंस को हम यूज करके एक अच्छा आर्टवर्क रेडी कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल। हम हर दिन एक नए इंफॉर्मेटिव और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम लॉन्च करते हैं हर दिन। ठीक है, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन को और आसान बनाता है। एंड सिंपली अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, स्केचिंग में इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है, तो भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.